ओके सर, स्टार्ट हो रही है रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? अच्छा बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक मेडिसिन के हवाले से। आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है यस सर। और ये स्लाइड भी शेयर हो रही है? ओके जी। अच्छा बच्चों, देखिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि शख्सी शनाख्त, किसी शख्स की शनाख्त करना। फॉरेंसिक मेडिसिन के हवाले से और फॉरेंसिक साइंसेज के हवाले से किसी शख्स की शनाख्त बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर शख्स की शनाख्त के कुछ अहम पहलू होते हैं और आप कॉमनली अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए, हर शख्स का एक नाम होता है, एक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी शक्ल होती है, उसका लिबास होता है, उसके खत-ओ-खाल होते हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से किसी शख्स की शनाख्त होती है। लेकिन जब फॉरेंसिक मेडिसिन में बात करते हैं तो हम एक-एक चीज़ को देखते हैं और वो तमाम फैक्टर्स को देखते हैं जिससे मुमकिना तौर पर सही शख्सी शनाख्त हो पाए। शख्सी शनाख्त करने के दो अहम पहलू होते हैं। एक ये कि सिविल केसेस के हवाले से और दूसरा क्रिमिनल केसेस के हवाले से। पहले सिविल केसेस के हवाले से सुनिएगा। सिविल केसेस की मिसाल ये है कि इंश्योरेंस। अब आपने इंश्योरेंस का नाम सुना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है। किसी की अगर हेल्थ मुतासिर हो रही है, उसको हेल्थ कार्ड मिला हुआ होता है, वो हेल्थ कार्ड शो करता है और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और उसको मराद दी जाती है। ऐसे ही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, तो जब तक शख्सी शनाख्त नहीं होती तो उसको प्रॉपर्टी का कंपनसेशन नहीं दी जाती। ऐसे ही पेंशन है। देखिए, आजकल पेंशन जो है वो आ, उनके अकाउंट्स में आ जाती है ऑटोमेटिकली पेंशन होल्डर के। और पेंशन होल्डर को हर 3 महीने के बाद अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए थंब मार्क्स देना पड़ते हैं बैंक में जाकर। तो ये भी एक बहुत अहम मिसाल है। इसी तरीके से इनहेरिटेंस है। अब फर्ज करें, माँ बाप से जो वर्षा मिलता है, जो वरासत मिलती है उनके इंतकाल होने के बाद, उस पे अगर फर्ज करें कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए तो फिर वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि भाई फला शख्स इसकी औलाद है या नहीं है। ठीक। ऐसे ही मैरिज के लिए, मैरिज में बहुत जरूरी है शख्सी शनाख्त, ऐसा ना हो कि गलत बंदे से शादी हो जाए। ऐसे ही डिस्प्यूटेड सेक्स है और मिसिंग पर्सन है। आजकल मिसिंग पर्सन का भी बड़ा शोर शराबा चलता रहता है। तो ये कितने सारे केसेस हैं जिसमें हमें शख्सी शनाख्त की जरूरत होती है। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? मुझे जवाब देते रहिएगा। यस सर। यस सर। ऐसे ही क्रिमिनल केसेस है, मसलन एस्कॉन्डिंग सोल्जर्स एंड क्रिमिनल्स। अब होता ये है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स कुछ जवान जो है वो हौसला हार देते हैं और वो भाग जाते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेनिंग से भाग जाते हैं, कैंप छोड़कर चले आते हैं, तो बेसिकली वो क्राइम के जमरे में आता है। तो इस हवाले से भी उनकी शनाख्त बहुत जरूरी होती है। फिर क्रिमिनल्स, अब मुजरिम है, फर्ज करें किसी शख्स पर सिर्फ शक हो और इल्जाम हो कि फला शख्स ने जो है वो चोरी करी है, तो जब तक हमें शवाहिद नहीं मिलेंगे और उसके फिंगरप्रिंट्स और उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, हम कैसे कह दें कि भाई फला शख्स जो है वो क्रिमिनल है। तो इस सारे प्रोसेस में भी आइडेंटिफिकेशन की एक अहम जरूरत होती है। चाहे वो फिंगरप्रिंट से ली जाए, चाहे वो तस्वीरों और फुटेज से, सीसीटीवी कैमरा से मदद ली जाए, या किसी विटनेस से मदद ली जाए। कोई विटनेस जो है वो गवाही दे रहा हो, हाँ मैंने इस शख्स को देखा था। ठीक। तो इस तरीके से फिर रेप के केसेस है, मर्डर के केसेस है, और क्या नाम है, न्यूबॉर्न बेबीज के केसेस है। इन सब केसेस में क्रिमिनल एक्ट लागू हो रहा होता है और ये तमाम वो क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें शख्सी शनाख्त की बहुत जरूरत होती है। ठीक। तो ये दो अहम पहलू हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। अच्छा, फिर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन और इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन, ये भी दो बातें हैं। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि एक शख्स की मुकम्मल शनाख्त कर ली जाए। मसलन समरीन जो है वो पूरे कॉलेज में जानी पहचानी जाती है, खोसो पूरे कॉलेज में जाना पहचाना जाता है। क्यों? कि समरीन का एक्सपोजर बढ़ चुका है। समरीन कई हफ्तों और महीनों और सालों से इस कॉलेज में आ रही है, जा रही है, ऐसे ही खोसो आ रहा है, जा रहा है, तो लोग इसको जानते हैं। ठीक है। लेकिन फर्ज करें अगर खोसो जो है वो फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में चले जाए और वहाँ ट्रांसपोर्ट में जाकर
अपनी बात करे और नाम ना बताए अपना, तो क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको शनाख्त कर लेगा? नहीं हो सकेगा। तो उसका मतलब ये है कि आइडेंटिफिकेशन या तो कंप्लीट होती है या इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट के हवाले से कि लोगों ने देखा हुआ है, अब फर्ज करें आपके मोहल्ले में आपको लोग जानते हैं, आपके अजीज व अकारिब आपको जानते हैं, देखते चले आ रहे हैं, तो दे कम्प्लीटली आइडेंटिफाई यू, आपको सही तरीके से वो लोग जानते हैं और शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी और मोहल्ले में जाते हैं, किसी और मकाम पर जाते हैं, तो लोग आपको नहीं जानेंगे जब तक कि आपका शनाख्ती कार्ड ना देख लें, या जब तक कि कोई आपकी जमानत ना दे दे कि हाँ भाई हमें इस शख्स को जानता हूँ। ठीक, इनकम्प्लीट और कंप्लीट शनाख्त से मुराद ये है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं। यस सर। ये स्लाइडें मैंने उसके ऊपर भी शेयर की हुई है, आपके व्हाट्सएप पे भी की हुई है। अच्छा जी, दिख रहा है? यस सर। ओके। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिविंग पर्सन, इसमें 7-8 पॉइंट्स हैं, वो जरा सा देखते हैं। नंबर 1, रेस। रेस से मुराद ये है कि वो किस नस्ल का आदमी है। वो जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कई नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। मसलन उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी है, बलोची है, और पठान्स है, सराइकी है, और मुख्तलिफ है। ठीक है, तो रेस जो होती है, रेस भी आइडेंटिफिकेशन का एक अहम पहलू होता है। हम बाज मर्तबा बंदे को देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि ये फला रेस से ताल्लुक रखता है, ये पठान होगा, ये बलोच होगा, एंड सो ऑन। तो रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से रिलीजन। अच्छा, रिलीजन जो है वो भी इंसान की शनाख्त का एक अहम पहलू है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अपरेंटली कोई शख्स रिलीजन चेंज कर ले और बताए अपने आप को कुछ और। तो ये हो सकता है, ये धोखा हो सकता है। फर्ज करें एक शख्स दाढ़ी आर्टिफिशियल लगा ले, टोपी पहन ले, ठीक है, जुब्बा पहन ले, तो अपरेंटली ऐसा लगेगा कि ये शख्स तो मुसलमान है, लेकिन फर्ज करें वो नॉन मुस्लिम निकला, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल अमूमन इन जनरल सेंस हम लिबास देखकर, हम खद्दो खाल देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि ये शख्स मुसलमान होगा, ये शख्स नॉन मुस्लिम होगा, ये हिंदू होगा, ये क्रिश्चियन होगा। अगर कोई चेन लॉकेट स्लेब की अगर पहना हुआ है, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये शख्स पॉसिबली क्रिश्चियन होगा। ठीक है, लेकिन अगर फैशन के तौर पे कोई पहना हुआ है तो फिर हम धोखा भी खा सकते हैं। तो ये मामला है, लेकिन ये फैक्टर जरूर है कि रिलीजन जो है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। तीसरी चीज है सेक्स, मेल, फीमेल एंड थर्ड सेक्स, जिसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, उसका भी जिक्र करना होगा यहाँ पर। देखिए, अपरेंटली लुकिंग मेल, इसकी निशानियां क्या है? मेल के मूंछ होगी, ठीक है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे वो मर्दाना सूरत को जाहिर कर रहे होंगे, बाल उसके छोटे होंगे, ठीक, आवाज उसकी भारी होगी, कपड़े उसके मेल अंदाज के होंगे, पैंट शर्ट या शलवार कमीज जो भी पहना हुआ हो। ऐसी खातून है, उनके अमूमन बाल बड़े होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो है निस्वानी होती है, आवाज श्रिल होती है, और अपरेंटली लुकिंग, तमाम जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं वो होते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एक फीमेल है, वो मेल क्लोथ्स पहन ले, ठीक है, या लड़का जो है वो साड़ी पहनकर आ जाए और मेकअप कर ले, तो ये कैमोफ्लेज हो सकता है। लेकिन अपरेंटली जो बड़ी बात है कि भाई हम अंदाजा कर लेते हैं देखते हुए कि भाई ये फला खातून चलती हुई आ रही, तो हम यही तस्वुर बांधते हैं कि भाई ये फीमेल होगी, और अगर कोई शलवार कमीज पहनकर आ रहा है तो हम यही तस्वुर बांधते हैं कि ये मेल होगा। ठीक है। अच्छा, हर्माफ्रोडाइट के हवाले से भी बात करनी है, तो इसकी तफसील मैं अभी बाद में बात करूंगा। फिर है एज। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, समझ में आ रही है, वाजे है बात? यस सर। यस सर। तो बेटा टाइम कम होता है, 40 मिनट का सेशन है,
इस वजह से मैं जरा थोड़ा सा स्पीडी होऊंगा। कहीं अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझे फौरन रोकिएगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है एज। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान की। उम्र के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स डेवलप होते रहते हैं इंसानी जिस्म में। आपने देखा होगा एक इन्फेंट है, न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा सा होता है, गोद में आ जाता है, हार्डली वो 1 से 1.5 फीट का होता है, और फिर बतदरीज वो ग्रो करता रहता है, और उसकी बोन, उसका मांस, उसके मसल, उसकी फैट, ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। फिर हड्डियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं एज डिटर्मिनेशन में, ठीक है। ये सब तफसीलात हम आपको बताएंगे। तो एज आइडेंटिफिकेशन जो है ये भी एक अहम पहलू होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। फिर है कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट, फर्स्ट सॉरी जनरल डेवलपमेंट। जनरल डेवलपमेंट ये है कि फला शख्स जो है वो दिखने में मोटा था, पतला था, दरमियाना था उसका कद, बड़ा कद था, छोटा कद था। तो एक जर्नल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी एक अहम फीचर बनता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ऐन मुमकिन है कि किसी शख्स को आपने साल भर पहले देखा हो, जो कि एक दरमियाना जिस्म रखता था, एवरेज उसकी हाइट थी, लेकिन 1 साल के बाद आपने देखा तो वो मोटा हुआ था, या वो अंडरवेट हो गया, वेट कम हो गया, तो देखकर हैरानी होती है। और बाज मरतबा हम नहीं पहचानते कि यार ये तो वो फला शख्स है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होगी, कोई बीमारी होगी, या माशाल्लाह उसको खाना ज्यादा मिलने लगा, ओवर ईटिंग करने लगा, या डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी हो गई। तो ये चीजें तो हो सकती है। फिर है कॉन्जेनाइटल फीचर्स। कॉन्जेनाइटल फीचर्स से मुराद ये कि जो पैदाइशी निशानात होते हैं इंसान के जिस्म पर, मसलन बास बच्चों के क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, ये एक कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंटल फॉल्ट होता है। या फर्ज करें किसी के निशान है तिल का, ठीक है, ठोडी पे तिल का निशान है, गाल पर निशान है, हाथ पर निशान है। अमूमन फेस फेस को ज्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि फेस जो है वो एक्सपोज होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स जो है वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉन्जेनाइटल फीचर्स को भी देखा जाता है। एक्वायर्ड पिक्यूलैरिटीज है। एक्वायर्ड पिक्यूलैरिटीज से मुराद ये है कि फर्ज करें किसी ने टैटू बनवा लिया, अगर टैटू बनवा लिया तो टैटू जो है उसके जिस्म पर मौजूद है, और टैटू उसकी निशानी बन गई है, ठीक है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में उस टैटू की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। या किसी ने फर्ज करें कान छिदवाया हुआ है, ठीक है, अमूमन तो ये खातून छिदवाती है, गर्ल्स का ये है शौक, लेकिन अगर लड़का भी कान छिदवा रहा है और बाली पहन रहा है तो ये बड़ी उसकी एक्वायर्ड पिक्युलैरिटी हो जाएगी कि उनके अमूमन लड़के कानों में बालियां नहीं पहनते, और अगर लड़का कानों में बाली पहन रहा है तो लोग उसको इसी हवाले से ज्यादा आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तो भाई फला शख्स है कानों में बाली पहनता है, ठीक है। ऐसी मिसलेनियस डेटा है और फिर मुख्तलिफ बातें हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? सर। यस सर। ओके। यस सर। अब ये आपके सामने एक चार्ट मौजूद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेस के हवाले से, इसको जरा सा गौर से देखते हैं। अब फर्ज करें इन्होंने कहा है नीग्रोस एंड साउथर्न इंडियंस, इनका कॉम्प्लेक्शन अमूमी तौर पर ब्लैक होता है, ठीक है। जो नीग्रोज होते हैं जिनको हम जैसे अफ्रीकन होते हैं, ठीक है, इसमें बद्दू भी शामिल हो जाते हैं, इसमें क्या नाम है प्योर अफ्रीकन भी शामिल हो जाते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है अमूमन ब्लैक होता है, ठीक है जी। यूरोपियंस जो है अमूमन फेयर कलर के होते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जो है वो ब्राउनिश स्किन कहलाती है इनकी, नॉर्दर्न पठान्स जो है वो फेयर कलर के होते हैं। लेकिन देखिए ये जो रेस अभी बताई जा रही है ये एक जर्नल बात हो रही है, लेकिन फर्ज करें मिक्स रेस भी है। अब क्या पठान जो है वो यूरोपियन से सॉरी इंडियन से शादी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा हो सकता है कि वो उतना ज्यादा फेयर ना हो, ठीक है, वो ब्राउनिश स्किन का हो। तो मिक्स ब्रीड पॉसिबल है और होती है। अब आपको पता है कि दुनिया जो है वो कल्चरल ग्लोबल कल्चर बन चुका है, सब कल्चरल मैरिजेस हो रही हैं और क्रॉस ब्रीड्स आते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो जर्नल बात की जा रही है रेस के हवाले से कि इनके कलर ऐसे होते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी एंड इंडियंस के जो आइरिस का कलर है, आइरिस आपको पता है आंखों का कलर कहलाता है, वो अमूमन ब्राउन और डार्क होता है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई लेंस लगाया हुआ है
तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यूरोपियंस का ब्लू और ग्रे होता है, लेकिन यूरोपियंस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़े डार्क आइरिस आ जाते हैं, और वो डेफिनेटली पीछे जो हेरिटेंस है उससे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ठीक ऐसे ही रेस सॉरी लिप्स के हवाले से नीग्रोस में जो थिक एंड इवर्टेड लिप्स होते हैं, मोटे मोटे होंठ होते हैं, तो ये हमारे यहाँ जो बलोच है उनमें भी ऐसे होते हैं। खासतौर पे जैसे जो लियारी के बलोच हैं, जो कहा जाता है कि माइग्रेंट्स है वहां से, अफ्रीका से, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो रेशियल इन्फ्लुएंस दिखता है उनके अंदर। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से हेयर्स का टेक्सचर, कलर, ये सारा जो चार्ट हमने आपको दिया हुआ है यहाँ पर किताब में, ये रेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, ये नेजल ओपनिंग के हवाले से बात की गई है, ऑर्बिट्स के हवाले से बात की गई है, और पैलेट के हवाले से। यानी नाक के जो नथने होते हैं वो ऑर्बिट्स, यानी आंख आंख आई बॉल जिस ऑर्बिट में फिट होती है वो, और पैलेट यानी जो हार्ड पैलेट होता है ना खासतौर पे, उसकी बात की जा रही है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, इसमें से जो पैलेट है और ऑर्बिट है, इसको हम लाइव पर्सन में अमूमन इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन जो स्कल होता है, अगर स्कल सामने लाके रख दिया जाए आपके और कहा जाए कि बताइए कि रेस कौन सी थी इसकी, तो वहां से हेल्प मिल सकती है। मसलन निग्रोस के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, यानी जो आई बॉल जिसमें फिट होती है वो स्क्वायर शेप का होता है। अलबत्ता यूरोपियंस का ट्रायंगुलर होता है और मंगोल्स का राउंडेड होता है। तो ये बड़ी अहम बात है, खासतौर पे जब कोई पुरानी हड्डी या पुराना स्कल मिलता है। बल्कि आपने एनाटॉमी में स्कल तो पढ़ा होगा और स्कल को देखा भी होगा आपने, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया हुआ कि उसके ऑर्बिट की शेप कैसी है। तो अगर मौका मिले तो जाकर देखिएगा और उसके ऑर्बिट का शेप देखिएगा, ठीक है। आवाज आ रही है भाई बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से नेजल ओपनिंग्स हैं, निग्रोस के ब्रॉड होते हैं, आपने देखा होगा, और कभी कहते भी हैं कि भाई नाक बड़ी होती है, ठीक है ना, तो वो निग्रोस के नेजल ओपनिंग जो है वो ब्रॉड होते हैं, यूरोपियंस के नैरो एंड लॉन्गेटेड होते हैं, मंगोल्स के राउंडेड होते हैं। ऐसे पैलेट जो है वो रेक्टेंगुलर है निग्रोस में, यूरोपियंस में ट्राइंगुलर है और मंगोल्स में राउंडेड है। तो ये पर्टिकुलर फीचर्स बनते चले जा रहे हैं रेस के हवाले से। ऐसे ही फिर सिफेलिक इंडेक्स, हाइट इंडेक्स और नेजल इंडेक्स। अब ये क्या चीज है? बेसिकली ये मेजरमेंट्स है, ठीक है। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है? ये जो सर है ना, सर, खोपड़ी जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है, सर बड़ा सरदार का, ठीक है। बड़े सर वालों को समझाया जाता था कि ये बड़ा आकिल और बालिग शख्स है, इसकी अकल बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ ये मुहावरों तक बात है। बहरहाल, तो सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसफर ब्रेथ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ इनटू 100। अगर सर को ट्रांसफर सेक्शन की तरीके से कट करें, ट्रांसफर सेक्शन ये होता है कि ये एक कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक अगर इमेजिनरी लाइन बनाकर उसको काट दिया जाए तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, वो लेंथ ली जाए। और एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ, यानी ये जो ग्लैबेला होता है इस सामने की तरफ, इधर से पोस्टीरियर नक्कल लाइन तक अगर लाइन खींची जाए तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाता है। तो ये मेजरमेंट्स ली जाती है सर की, ठीक है। तो उस मेजरमेंट का जो रेशो होता है वो कहलाता है सिफेलिक इंडेक्स। तो नीग्रोस में ये सिफेलिक इंडेक्स जो है वो 70 से 74.9 तक होता है। यूरोपियंस में जो है वो 75 to 79 होता है, और मंगोल्स में अबव 80 होता है। तो वो बात थोड़ी सी सही होती हुई दिख रही है कि सर बड़ा सरदार का, दरअसल सर बड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं। तो ये सिफेलिक इंडेक्स कहलाता है। इसी तरीके से हाइट इंडेक्स है, इसी तरीके से नेजल इंडेक्स, ठीक है। ये रेशोज हैं,
तो ये रेशोस नोट करके अंदाजा किया जा सकता है कि फला बॉडी, फला स्कल बिलोंग्स टू फला नस्ल और रेस। ठीक है, इसी तरीके से ब्रैकियल इंडेक्स है, ड्यूरल इंडेक्स है, टिबियो-फेमोरल इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स है, मेजरमेंट्स है, इनको हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। क्या कहते हैं इसको? एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट्स। क्या तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड भी देख लीजिए जल्दी से। Yes, sir. ये देख लीजिए, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है कि स्कल, फोरहेड, फेस, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। कॉकेशियन में यानी ये जो अंग्रेज होते हैं उन्हीं को ही कहा जाता है कॉकेशियंस। उनके राउंडेड स्कल होते हैं और फोरहेड उनका रेज्ड होता है। फेस जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शनली लार्ज एंड फ्लैटेंड, थोड़ा सा फैला हुआ होता है चेहरा। अपर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल, लोअर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल, दरमियाने कद के होते हैं। मंगोल्स का स्कल जो है वो स्क्वायर होता है, फोरहेड इंक्लाइंड होता है। मंगोल्स का जो माथा होता है ना वो थोड़ा आगे की तरफ प्रोट्रूड होता है। वैसे एक बीमारी है जिसे हम जाइगेंटिज्म भी कहते हैं। जाइगेंटिज्म में भी ऐसा ही सर होता है, माथा थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। मंगोल्स बेसिकली होते तो छोटे कद के थे, लेकिन उनके सर जो है ना वो आगे की तरफ बाहर निकले हुए होते। कभी आपने मंगोल्स की कोई स्टोरी वगैरह पढ़ी हो तो उससे आपको अंदाजा होगा। अच्छा, ऐसे ही नीग्रोस, ठीक है जी, इनके स्कल जो है वो नैरो एंड इलोंगेटेड है, फोरहेड स्मॉल है, कंप्रेस्ड है। नीग्रोस के जो सर होते हैं वो चपटे होते हैं, दबे हुए होते हैं थोड़े से, लेकिन होता चौड़ा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेस डिफरेंस दिखाया है। यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई? Yes, sir. अच्छा, मेरा ख्याल है इधर मैं जरा कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और ये एक सेक्शन हम यहाँ पर रेस का जो कंप्लीट करते हैं। रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, फिर हम 1 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके ओके सर।